दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी परीक्षाओं में वर्णमाला से बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्णमाला, और एकदम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ण क्या होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, बोलचाल की बस छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं अखंडित ध्वनि। ठीक है, इसको हम वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो मेरा वर्ण होता है। सबसे सूक्ष्म इकाई एक तरीके से वर्ण कहलाती है। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, इनको ज़्यादा इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम उतना पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, स्वर क्या होता है? बिल्कुल बेसिक सी बात लिखी हुई है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, यानी कि इनको बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उनको स्वर कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वरों की संख्या, ये बहुत ही बुक में गलत लिखा होता है, कहीं 10 कहीं 13 लिखा होता है। स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, स्वरों की संख्या 11 ही होती है, और ये बिल्कुल सही है। कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे? छोटा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ये हमारे टोटल 11 स्वर होते हैं। अब स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर के प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और तीसरा होता है प्लुत स्वर, इनको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। हर्ष स्वर क्या होता है? जिसमें बोलने में सांस की कम आवश्यकता होती है, वो हर्ष स्वर होता है, यानी कि बहुत ही कम सांस के द्वारा हम बोल सकते हैं। इनमें एक मात्रा काल का समय लगता है, इस वजह से हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, या इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, ऊ और री, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये भी पूछा गया है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। इनको हम हर्ष स्वर भी कहते हैं, इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि हर्ष स्वर से 2 गुना टाइम लगता है, इसलिए इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसलिए इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ और आओ, ये हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जो दीर्घ मात्रा से भी, मतलब जो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लेता है, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें हम लुप्त स्वर भी कहते हैं। नाम पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है नाम हम लोग को नहीं पता होता और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो नाम पर ज़्यादा फोकस करिए। क्वेश्चन जो बन जाते हैं नाम के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो प्लुत स्वर को हम लुप्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि 3 मात्रा काल का समय लगता है, इस वजह से इसको हम त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एग्जाम्पल, ओम। ओम में जो ये एस के आकार का बना हुआ है, इसको हम अवग्रह कहते हैं। ठीक है, कोई भी बहुत तेज़ आवाज़ किसी को लगाने पर जो स्वर निकलता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त स्वर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संयुक्त यानी कि मिलकर बना हुआ होगा। तो ये क्या होता है? 4 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या बहुत बार पूछेगी। संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। इसको हम संधि स्वर भी कहते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, आप पढ़ ही सकते हैं। संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे हमारी गुण संधि और वृद्धि संधि मिलकर बनी होती है। इससे हमारी गुण संधि बनती है, जैसे कि ये मेरा आ और ई मिलकर जो बन गया, ए बन गया है। आ और ए मिलकर ए बन गया है। आ और ओ मिलकर ओ बन गया है, और आ और ओ मिलकर ओ बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? संधि स्वर भी इनको हम कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ, 4 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, ये तो थी स्वर के बारे में बात, स्वर की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे कि स्वर था वैसे ये व्यंजन है, लेकिन ये क्या होता है कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर तो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की सहायता नहीं होती बोलने में, लेकिन हमारा जो व्यंजन होता है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि स्वर में हमारी संख्या जो थी
स्वर में हमारी संख्या 11 थी। यहाँ पर संख्या बहुत इंपॉर्टेंट, 11 की जगह यहाँ पर 33 हो जाता है। याद करने के लिए बता रहे हैं, 11 इंटू 3 कर लीजिए, 11 तें 33 हो जाएगा। तो स्वर हमारे कितने थे? 11 थे। और व्यंजन हमारे कितने? 33 हैं। स्वर के भेद हमारे 3 थे, वैसे व्यंजन के भेद भी हमारे यहाँ पर 3 होते हैं। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं। अब व्यंजन के प्रकार या भेद देख लीजिए। व्यंजन कितने प्रकार के हैं ये देख लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं। नाम पर ज़्यादा फोकस करिए, नाम ही बदल बदल के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन होता है। इसको ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी में 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। इस वजह से का से लेकर माँ तक होते हैं, इस वजह से इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। 25 वर्ण हो जाएंगे। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ग में 25 वर्ण हो जाते हैं। का से माँ तक होता है। इसका एक और नया नाम होता है उदित। उदित व्यंजन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदित व्यंजन किसे कहते हैं, या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, या स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो नाम पर ज़्यादा फोकस करिए। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को हम यण व्यंजन भी कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 4 वर्ण? या व र ला, 4 होते हैं, या व र ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद इनका कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जो हमारा ऊष्म व्यंजन है, इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और शल व्यंजन भी कहते हैं। शल एक प्रकार का क्या होता है? प्रत्याहार होता है, जो कि हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं। तो सल प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? शा, शा, शा और हा। शा मतलब पहला वाला शा जो होता है उसको हम तालव्य शा कहते हैं। दूसरा वाला शा जो होता है उसको हम मूर्धन्य शा कहते हैं। तीसरा शा जो होता है उसको हम दंत शा कहते हैं। और हा, ये 4 प्रकार के आते हैं। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इसी को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को हम सल व्यंजन भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे हम लोगों ने संयुक्त स्वर पढ़ा था, वैसे ही अब संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्वर कितने थे? 4 थे। वैसे ही संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पूछा जाता है स्ट्रक्चर इसका। ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है कि छा किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन में दे देगा का प्लस सा, दोनों के नीचे हलंत लगा देगा, कुछ भी चेंज कर सकता है, हलंत लगा के चेंज कर सकता है। तो छा जो होता है 2 टाइप से पूछा जा सकता है। कौन कौन से? एक ही का हलंत प्लस शा से, या दोनों के नीचे हलंत लगा सकता है, का हलंत प्लस सा हलंत प्लस आ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन हमारे जो होते हैं वो 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छा जो होता है का सा से मिलता है, त्रा जो होता है ता और रा से मिलता है, और ज्ञ जो होता है जा से बनता है, ज्ञ जो होता है जा से बनता है। इसको याद कर लिए, ज्ञ जा प्लस इया से बनता है, जा हलंत प्लस इया। और श्र जो होता है वो हमारा तालव्य शा हलंत के साथ प्लस रा से बनता है। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्चारण के आधार पर स्वर तथा व्यंजनों की स्थिति। उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन की स्थिति कहाँ है, इसका हम उच्चारण स्थान एक तरीके से पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने जो फॉर्मूले देखे लिखा हुआ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यशानाम तालु, लृतु लशानाम दंता, ऋतु रसाणाम मूर्धा और उपोष्ठ ओष्ठ। ठीक है, ये हमारे संस्कृत में फॉर्मूले हैं। ये हमारे पाणिनि जी जो महान विद्वान हैं संस्कृत के, उनके द्वारा दिए गए फॉर्मूले हैं। इससे हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका इतना कुछ खास हम लोग हिंदी में यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे उच्चारण स्थान हम लोग याद करते हैं। एक तो ये फार्मूला हम लोगों ने बना लिया KTM डू के नाम से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। के जो होता है यहाँ पर हम लोग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के नाम से इसको देख सकते हैं। लेकिन हम इतना ये भी नहीं याद करते हैं, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए उच्चारण स्थान इसका कैसे करते हैं। ये हमने यहाँ पर ट्रिक बनाई हुई है अपनी खुद की याद करने का तरीका। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वो 5 मतलब पूरे वर्ग बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होगा। ये चार्ट देखते जाइए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनिए। का वर्ग में का, खा, गा, गा, अंगा 5 वर्ण आते हैं। ऐसे ही चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, इया 5 वर्ण आते हैं। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, अड़ा 5 वर्ग इसमें वर्ण आ रहे हैं। ऐसे ता वर्ग में ता, था, दा, दा, ना और पा वर्ग में पा, फा, बा, बा, मा आते हैं। ठीक है,
तो इसको याद करने का तरीका क्या है? ये तो बेसिक इतना तो याद ही कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें याद करते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। का वर्ग कंठ होता है, चा वर्ग तालु होता है, टा वर्ग मूर्धा होता है, ता वर्ग दंत होता है, पा वर्ग ओष्ठ होता है। याद करने का तरीका KTM डू से याद कर सकते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब ये वर्ण जो पूछे जाते हैं कि जैसे पूछा गया हा कहाँ पर आएगा, या छोटा आ कहाँ पे आएगा, कंठ में होगा, तालु में होगा, या किस में आएगा, शलजम वाला शा किस में आएगा, मूर्धन्य शा किस में आएगी, या री पूछ लेगा या शा पूछ लेगा। तो इसको याद करने का तरीका ये मैंने बनाया है। देखिए, जैसे कि पूछा, हमने एक फॉर्मूला याद करना है, कहा, का वर्ग के लिए कहा। एक सेकेंड, जैसे ये कहा लिखा हुआ देखिए, ठीक है। तो कहा से जो पहला वाला का है, इससे याद कर लिए पूरा का वर्ग। कौन कौन से? का, खा, गा, गा, अंगा, ये का वर्ग पूरा हो गया, ठीक। हा आ गया, हा से हा आ जाएगा, और जो बड़ा आ का डंडा लगा है, इससे हम छोटा और बड़ा आ याद कर लेंगे। और विसर्ग लगा हुआ, यानी कि हमसे पूछा जाए विसर्ग किस में आएगा, तो विसर्ग कंठ में आएगा। छोटा किस में आएगा? छोटा कंठ में आएगा, ठीक है। हा किस में आएगा? हा कंठ में आएगा। का वर्ग में का, खा, गा, गा, अंगा किस में आएगा? कंठ में आएगा। तो बस एक फॉर्मूला याद करना, कहा विसर्ग के साथ, तो कंठ में मेरे क्या क्या आ जाएंगे? का वर्ग आ जाएगा पूरा, ये का वर्ग पूरा क्या क्या आएगा? का, खा, गा, घा, अंगा, ये पूरा का वर्ग का में आ जाएगा। का वर्ग में ये पूरा दे दिया जाएगा, पांचों चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। और हा आ जाएगा, हा मेरा आ जाएगा इसी फॉर्मूले में, छोटा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है दूसरा फॉर्मूला, चैसी, हमने बना दिया चैसी। चा से चा वर्ग हो गया पूरा, चा, छा, जा, झा, इया। पूछा जाएगा इया किस में आएगा, तो किस में आएगा? तालु में आएगा, तालव्य में आएगा। झा किस में आएगा? तालव्य में आएगा। जा किस में आएगा? तालव्य में आएगा, ठीक है। पूछ दिया जाएगा या किस में आएगा, तो हमें फॉर्मूला याद है, चैसी। चैसी किस में आता है? तालव्य में आता है, तो या मेरा हो गया। तालव्य शा मेरा हो गया। और बड़ी ई से जो मात्रा लगी, इससे हम पहचान लेंगे छोटी और बड़ी। हमसे पूछा जाएगा बड़ी ई किस में आएगा, तो तालव्य में आएगा। फॉर्मूला याद है, चैसी। चैसी में जो बड़ी ई है वो किस में है? तालव्य में है। छोटी ई किस में? तालव्य में। या किस में? चैसी फॉर्मूले में आ रहा है, यानी कि चैसी तालव्य में आ जाएगा, कहा कंठ में आ जाएगा। ट्रशर, ये देखिए अगला फॉर्मूला लिखा हो, ट्रशर। टा से टा वर्ग हो जाएगा, षटकोण वाला सा ये मूर्धन्य शा हो जाएगा। नीचे री लगा हुआ, उससे री आ जाएगा, ठीक है। और रा, पूछा जाएगा रा किस में आएगा, तो मूर्धा में आ जाता है। मूर्धन्य शा मूर्धा में आता है। री किस में आता है? मूर्धा में आता है। टा वर्ग से टा, ठा, डा, डा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आ जाएगा पूरा, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा तलस। तलस से क्या हो जाएगा? ता वर्ग पूरा हो गया, ता, था, दा, दा, ना हो गया, ला हो गया, और दंत वाला शा हो गया। फिर ऐसे ही मेरा पा वर्ग में आ जाता पऊ। पा से पूरा पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा हो गया, ओष्ठ में आता है ये। और ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ गया। तो कुल मिला के ये मेरे 5 फॉर्मूले याद करने हैं। कहा से कंठ में, का वर्ग, का, खा, गा, गा, अंगा, हा छोटा बड़ा विसर्ग। चैसी से तालव्य, चा वर्ग, चाचा, जाजा, इया, या तालव्य शा छोटी बड़ी। ट्रशर से मूर्धा हो जाएगा, टा वर्ग, टा, ठा, डा, डा, अणा, मूर्धन्य शा, री और हर्रा। तलश से दंत में आ जाएगा, ता, था, दा, दा, ना, ला और दंतव्य शा, दंत सा। और पऊ से पा वर्ग हो जाएगा, पा वर्ग में पा, फा, बा, बा, मा हो जाएगा, और ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये पूरे देख लीजिए, पूरे वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, इसी को उदित भी कहते हैं, ये पूरे हमारे तैयार हो गए। सिर्फ आपको इतना याद रखना, कहा, चैसी, ट्रशर, तलश, पऊ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।